शिक्षक साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज के वीडियो में हम लोग पिछला वीडियो अगर देखे होंगे केमिस्ट्री में 1 से लेकर के 58 तक के क्वेश्चनों को करवाए थे। आज हम लेकर के 225 क्वेश्चनों तक खत्म करने वाले हैं, तो धैर्य बना करके देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सीधी बात, नो बकवास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH- आयन देता है। देखिए तो ये जो होता है अम्ल जो होता है ये प्रोटॉन क्या करता है कि देता है, प्रोटॉन देता है। और क्षार क्या करता है कि ये प्रोटॉन ग्रहण करता है, ये ग्रहण करता है। ओके, क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है, ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है, अम्ल प्रोटॉन को देता है। ओके, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ओके, उदासीनीकरण प्रक्रिया में आपका लवण और जल बनता है, ठीक ना। लवण और क्या बनता है, जल। जब जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, क्षार। क्या कहा जाता है, अम्ल की अभिक्रिया भस्म से जब कराई जाती है, ठीक ना, तो लवण और जल बनता है। याद रखिएगा, क्षार से नहीं। और ये जो घुलनशील जो होता है भस्म को जब जल में घोल देंगे तो वो बनेगा कथी, क्षार बनेगा। भस्मों का स्वाद होता है, तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो भस्म का स्वाद जो होता है ना खारा होता है। कैसा होता है, खारा होता है। ओके, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जल का स्वाद कैसा होता है, जल स्वादहीन है। जल की अगर बात कहा जाए तो मीठा तो समझ ही रहे हैं। मोहर लवण, मोहर लवण किसको कहा जाता है जानते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण को मोहर लवण कहा जाता है। द्विक लवण को कौन लवण कहा जाता है, मोहर लवण। ओके, जल में सामान्यतः लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्यतः लवण के घोल में होते हैं। क्या होता है, तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होता है। ओके, जल में सामान्य लवण माने NaCl। सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl। तो मतलब Na प्लस और Cl माइनस होता है। NaCl लिखिए चाहे Na प्लस Cl माइनस लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किस चीज से, तो जानते हैं इसको लगाया जाता है संयोजकता से। क्या चीज से लगाया जाता है, संयोजकता से इसका पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सत्य है, कौन सत्य है, क्या तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार गुने संयोजकता होता है, नहीं। तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार गुने संयोजकता नहीं होता है। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुने संयोजकता होता है। ये ठीक है, ठीक ना। और वो ऊपर वाला क्या है, गलत है। ये इधर माने इधर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। परमाणु भार बराबर जितना तुल्यांकी भार होता है, उस तुल्यांकी भार में उसका जो संयोजकता होता है, संयोजकता मतलब समझ रहे हैं ना, संयोजकता का मतलब क्या होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो संयोग करता है, ठीक ना, तो उसका और तुल्यांकी उसका जो भार होगा उसको गुना कर दिया जाएगा तो वो परमाणु भार निकल जाएगा। परमाणु भार कहिए चाहे द्रव्यमान कहिए, बात बराबर है। किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है। ताप क्या है, स्थिर है, और कोई गैस है उसका आयतन क्या हो रहा है कि कम करने पर उसका दाब क्या होगा, तो जानते हैं उसका दाब जो होगा बढ़ जाएगा। दाब क्या होगा, प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। स्थिर ताप पर, ताप स्थिर हो और गैस का आयतन कम करने पर, जब गैस का आयतन कम कीजिएगा तो दाब उसका बढ़ जाएगा। तब बात सही है। कोई चीज मतलब कि उसको प्रेस कर दीजिएगा तब क्या होगा, उसका प्रेशर दाब बढ़ेगा ना। आगे देखेंगे। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है, यह कौन सा नियम है या किनका दिया हुआ यह नियम है जो कि समान ताप पर और दाब पर, ताप भी समान होगा और दाब भी समान होगा, ठीक ना। गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह है एवोगाड्रो का परिकल्पना है। किनका है, एवोगाड्रो का यह परिकल्पना है कि समान ताप और दाब पर गैसों के आयतनों का अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। वायु में हल्की गैस है, हवा में मिला हुआ हल्की गैस कौन है, तो हवा में मिला हुआ हल्की जो गैस है वो है आपका
अमोनिया है। क्या है? अमोनिया, यानी NH3 है, NH3 जो कि विषैला गैस है, अमोनिया। ओके। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विपरीत वितरण की दर का अनुपात क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वितरण की दर का अनुपात क्या है? तो 1:4 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वितरण का अनुपात क्या है? 1:4 है। ओके। विलयन यानी सॉल्यूशन है, तो क्या है सॉल्यूशन जी? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विस्मांग तरह उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब समांग मात्रा में, समांग मतलब कि हर जगह उसका मतलब मात्रा क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि चीनी हम घोल दे छिपा में, चाहे कटोरा में, कहीं से चक्कर देखेंगे तब बराबर है मिठास आएगा ना, कि कहीं से पंचछूछू ना, कहीं से निमकाई ना, कहीं से कुछ आएगा नहीं ना आएगा, अर्थात वो समांग है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिल जाता है, समांगी जो विलयन बनाता है, समांगी जो मिश्रण होता है वही विलयन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल विरोधी है? जल के विरोधी है। तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है ये जल विरोधी विलयन है। ओके, आर्सेनिक सल्फाइड कैसा विलयन है? जल विरोधी। मिश्र धातुएं हैं, तो मिश्र धातु क्या है? ठोस का ठोस में विलयन। जब ठोस का ठोस में जब मिला दिया जाता है, विलयन बनता है, तो वो क्या होता है? मिश्र धातु बनते हैं। जैसे कल बताए थे आपको, पिताजी, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जस्ता मिला हुआ है, तो देखिए तांबा भी ठोस है और जस्ता भी ठोस है, ये दोनों मिल जाएगा तो पीतल भी आपका ठोस बन गया। तो मिश्र धातु क्या होती है? ठोस, और ठोस का ठोस में विलयन होता है। मक्खन कोलाइड तंत्र है। मक्खन कोलाइड तंत्र है, जानते हैं? मक्खन कोलाइड तंत्र जेल का है। क्या चीज का है? जेल है, ठीक ना। दूध क्या है? एक पायस है, ठीक ना। गोंद क्या है? तो सौल है। और हवा धुआं कहिए चाहे कोहरा कहिए, ये क्या है? एक निलंबन है। पनीर उदाहरण है। क्या चीज का उदाहरण है? तब पनीर जो है ये आपका जेले का उदाहरण है, जेल का। अब देखबे करते हैं कि मार्केट में कितना जेल आता है, एलोवेरा जेल, तो कौन जेल। दूध उदाहरण है, तो काथी का है? इमल्सन का। दूध क्या चीज का उदाहरण है? इमल्सन का दूध उदाहरण है, ठीक ना। इमल्सन का उदाहरण क्या चीज है? दूध है। ओके। का वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है। देखिए, मान लीजिए कि 2 गो घोल रख दिए, 2 गो घोल दिया गया और में वायर लेके तार लेकर के लगा के बटन टिप दिया गया, ठीक ना। तो वो जो मतलब कि वैद्युत अपघटन की क्रिया होगा, वो जो अभिक्रिया होगा वैद्युत अपघटन। तो ये वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र, जावना में वैद्युत अपघटन की क्रिया कहलाया जाता है। जिस पात्र में, जिस बर्तन में, उस बर्तन को क्या कहा जाता है? तब उस बर्तन को प्रयुक्त पात्र कहलाता है। तो जानते हैं उसको क्या कहते हैं? वोल्ट, मतलब वोल्ट मीटर का काम करता है, इसलिए उसको वोल्ट मीटर, ऐसे वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है वो, ठीक ना। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्या चीज पर मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन? जानते हैं? ये एनोड पर मुक्त होता है। काथी पर? एनोड पर। देखेंगे तो एनोड पर मुक्त होता है। क्या चीज पर मुक्त होता है? एनोड पर, ठीक है, ये याद रखेगा। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण यानी कोरोजन नहीं होता है? तो देखिए, सोना जो है ना, सोना, अब देखिए यही सोना महंगा नहीं ना है। सोना जो है, इसे आप ये मतलब कि क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है। यह किसी से जल्दी क्रिया करता उड़ता नहीं है, इसीलिए ये जो धातु आपका है सोना, ये क्या है? इसका संक्षारण कम होता है। संक्षारण का मतलब समझ रहे ना? जंग लग करके धीरे धीरे उसका क्षय होना, ठीक ना। उसके बाद क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा कहा जाए, उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर यानी चांदी है, लोहा का तो ज़्यादा होता है, उसके बाद तांबा है। तो सबसे ज़्यादा जो छोड़ दीजिएगा तो उसका संक्षारण नहीं होगा, तो वो होता है आपका सोना है, ठीक ना। सोना का संकेत क्या होता है? एयू होता है। एयू मतलब आउरम, और लैटिन नाम आउरम है, एयू उसका संकेत है सोना का, ठीक ना, यानी गोल्ड का। ओके। और ये भी आपका कभी कभी पूछ देता है, कभी क्या पूछबे किया है कितने बार, कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोना की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, और कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना। लेकिन गहना गुड़िया बनाने के लिए शुद्ध सोना का नहीं उपयोग किया जाता है, 22 कैरेट का, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, उससे कोई आभूषण नहीं बनेगा। आभूषण मतलब गहना गुड़िया नाक में कर, कान में कर, समझ रहे ना बात को। तो
आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। चलिए आया सोना से तो इतना बात बता दिए। गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होती है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। गैल्वेनिक जो सेल होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो काची में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। गैल्वेनिक सेल लैक्लान सेल ये सबसे अलग प्रकार है। शुष्क सेल, शुष्क सेल परिवर्तित करता है, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में। शुष्क सेल देखे हैं ना आप लोग, अरे जितना टॉर्च वर्च में लगा हुआ रहता है, जो निपो बैटरी हो गया, ये सब शुष्क सेल है, ठीक ना। ये क्या करता है कि इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी रहता है ये काची में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और जब हम उसको क्या करते हैं, किसी बल्ब से जोड़ देते हैं तो बल्ब जलने लगता है, तो फिर वो प्रकाश में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा। फैराडे का मान है कितना, तो 96,500 कूलाम होता है। 1 फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम 1 फैराड बराबर होता है, याद रखिए। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया या अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब कि ऊष्मा मुक्त होगी तो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को सोख लेगा तो ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा जब निकलेगा तो हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। ओके, 1 मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए। 1 मोल बंधन को अगर तोड़ना है तो कितना चाहिए जानते हैं, बंधन ऊर्जा। ये आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है, मतलब सॉरी, आवश्यक ऊर्जा जो एनर्जी चाहिए, 1 मोल अगर बंधन ऊर्जा है, ठीक ना, तो वो क्या तोड़ना है तो हमको बंधन तोड़ने के लिए जो ऊर्जा का व्यवहार किया जाता है उस ऊर्जा का नाम है बंधन ऊर्जा है। हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, क्रिया कारक पदार्थ की अंतिम व प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। क्रिया कारक पदार्थ की अंतिम व प्रारंभिक अवस्था पर क्या करता है, निर्भर करता है। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती है कहलाती है। एक दिशा में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसको कहा जाता है, जानते हैं, अनुत्क्रमणीय। हाँ, अनुत्क्रमणीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुत्क्रमणीय। दोनों ओरी होगा तो उत्क्रमणीय कहलाएगा। तो उत्क्रमणीय के लिए कैसा चिन्ह दिया जाता है, ऐसा चिन्ह रहता है, ठीक ना। एक ही दिशा में होगा तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। ओके, रासायनिक साम्य अवस्था में क्या प्रतिक्रिया रुक जाती है, साम्य अवस्था एकदम मतलब कि स्टेट लेवल में एकदम आ जाएगा, बढ़िया बराबर आ जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं। अनगिनत प्रक्रिया का वेग बढ़ जाना, नहीं, ये भी नहीं होगा, आगे देखेंगे। उल्टी प्रतिक्रिया का वेग बढ़ जाता, नहीं। अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उल्टी प्रतिक्रिया के वेग के बराबर होता है। देखिए आगे जो प्रक्रिया होगा ना, उसका वेग जो होगा, जो उल्टा प्रतिक्रिया होगा उसके बराबर हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे साम्य अवस्था बोलेंगे। क्या बोला जाता है, साम्य अवस्था बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। देखिए उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट का मतलब कि जो अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हैं ना, अभिक्रिया का मतलब होता है ना कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होता है मिल करके जब नया पदार्थ का निर्माण करता है तो वो जो प्रोसेस हुआ उसी को क्या कहेंगे, हम अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रिया होता है तब नया पदार्थ बनता है। जैसे मान लीजिए कि चावल हो गया और उसके बाद उसमें पानी मिला करके जब गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, भात बनेगा। तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। ओके, जब चावल और पानी को मिला देता नया चीज क्या बना, भात बना। तो ये क्या हुआ, आपका एक अभिक्रिया हुआ। ओके, आई जो चावल और पानी जो भाग लिया था इसको बोला जाता है अभिकारक, और जो भात बना उसको बोलते हैं हम प्रतिफल बोलते हैं। बात समझ रहे ना। तो उत्प्रेरक, अब मान लीजिए कि इसको हमको तेज करना है तो उसमें कुछ मिला देता है लोग कि जल्दी बन जाएगा। जैसे दाल बनाना रहता है तो उसमें तेल या नमक लेकर के पहले से लगा देता है कि जल्दी दाल क्या होगा, सीज जाएगा। ठीक, तो जो ऊपर से जो लगाया जाता है कि उसका अभिक्रिया मतलब जल्दी से ना हो जाए तो उसको उत्प्रेरक बोलते हैं, यानी कैटेलिस्ट। तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, एकदम बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक ना। और उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, तो वो बढ़ा देता है, ठीक ना, परिवर्तन करता है। हाँ देखिए ऐसा कीजिए, आप बढ़ाना खाली मत लिखिए, ये मतलब कि सूटेबल नहीं होगा। कैसे, परिवर्तन करना सही आंसर होगा क्योंकि ये बैठा हुआ है, अगर नहीं रहता तब देते। परिवर्तन करना इसलिए होगा क्योंकि ये बढ़ा भी देता है और कभी कभी प्रतिक्रिया को माने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की जरूरत पड़ता है और कब वो घटाने की भी जरूरत पड़ता है। तो खाली ये नहीं कि बढ़ावे करते हैं, हमको घटाने की भी जरूरत पड़ता है, अर्थात ये परिवर्तित कर देता है। ये सूटेबल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, अब वो कौन महान वैज्ञानिक थे, कौन व्यक्ति थे जो ये उत्प्रेरक की खोज किए थे। तो उत्प्रेरक की खोज करने वाले जो थे बर्जिलियस थे। कौन थे, बर्जिलियस जो थे ये उत्प्रेरक की खोज किए थे कि हाँ भाई कोई पदार्थ है अभिक्रिया तेजी से नहीं हो रहा है तो ये चीज मिला दोगे तो तेजी से होने लगेगा।
उत्प्रेरक विष यानी कैटेलिस्ट पॉइजन, कैटेलिस्ट पॉइजन होता है, क्या होता है, तो क्रिया निरोधक होता है। क्रिया निरोधक मतलब कि उसको रोक देगा। उत्प्रेरक विष के मतलब कि जो अभिक्रिया का वेग है उसको क्या करेगा, रोक देगा, क्रिया निरोधक है। जैविक उत्प्रेरक यानी बायो कैटेलिस्ट जो होता है क्या है, तो जानते हैं यह एक एंजाइम है। यह एंजाइम जैविक जो उत्प्रेरक होता है यह क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अब कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, C6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, इसको क्या करता है कि एल्कोहल में बदल देता है। जानते हैं वो जाइमेल है, जाइमेस है, कहती है जाइमेस क्या करता है कि इसको एल्कोहल से मतलब गट गट दारू में बदल देता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि, क्लोरीन जो गैस बनता है उसका डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब कैटेलिस्ट के रूप में मतलब कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जानते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड का। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करके क्या किया जाता है कि क्लोरीन गैस बनाया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में कौन विधि उपयोग किया जाता है, डिक्कन विधि। डिक्कन विधि में ही किया जाता है। अब कई विधि है क्लोरीन गैस बनाने का। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है, कोई भी पदार्थ जो होगा जल करके ऊष्मा प्रदान करेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो ईंधन। अरे ईंधन ना जलता है तो ऊष्मा देता है, जैसे लोग कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, चिपड़ी गोईठा यानी उपला जिसको बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। CO और नाइट्रोजन गैस के जो गैसीय मिश्रण होगा जानते हैं उसको प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस। ओके। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, क्या रहता है, जो प्राकृतिक गैस होता है उस गैस में क्या रहता है, मीथेन रहता है। क्या रहता है, मीथेन। मीथेन का अनुसूत्र क्या है, CH4 है। ओके। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में भी CH4 ही होता है। क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 है। ये हानिकारक गैस है, मीथेन जो गैस है हानिकारक गैस है। ओके। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो इसमें जो होता है आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन, C4H10, C4H10। ये ब्यूटेन जो होता है आपका गोबर गैस का, सॉरी LPG का क्या होता है, मुख्य घटक है। माने मेन रहता है कौन, ब्यूटेन होता है। ओके। आइए देखते हैं आगे फटाफट। देखेंगे वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। जानते हैं वाटर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है, CO+H2 का। LPG का पूरा नाम क्या है, जस्ट अभी बताए हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है LPG का पूरा नाम है, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए जो हमारे वीडियो को छोड़ करके बीच में भागते होंगे उनको तो पछताना ही पड़ेगा। हम तो कह देंगे कि आप परीक्षा देकर के आकर के एक बार देख लीजिएगा कि क्या कितना पानी में थे नहीं थे। ये एक एक पॉइंट को ऐसे ऐसे खोज करके लाना पड़ता है, बात समझ रहे ना। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। अब देखिए जब रॉकेट को चलाने में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसको प्रणोदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रणोदक कहा जाता है। ओके। भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। जानते हैं कौन, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है किसको, लिग्नाइट को। किसको, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सबसे सुपर जो कोयला है, बढ़िया कोयला है उच्च क्वालिटी का, वो कौन है, वो आपका एंथ्रासाइट है। और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट और सबसे घटिया पीट है। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट और सबसे घटिया पीट है। इसमें 70 से लेकर के 90% तक कोयला का मात्रा होता है, और ये इसमें जो होता है 30% से कम ही होता है। ओके। ये सबसे घटिया, ये सबसे बढ़िया है। अब यो पूछता है कि सबसे बढ़िया कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है। ये 4 प्रकार है कोयला के। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, एक अच्छा ईंधन किसको कहा जाएगा, उसमें मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इनमें से सब अर्थात ये सब होना चाहिए। ये सब गुण अगर होगा तब समझ लीजिए कि अच्छा ईंधन है। नहीं तो बुझ लीजिए कि ये सब मतलब जले तो जले कम और धुआं दे जाता था, उसको ईंधन अच्छा कहेंगे। LPG को इसलिए अच्छा ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये धुआं नहीं देता है। उज्ज्वल योजना मोदी जी का चला था। तो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है, जब दहन की क्रिया मतलब कि कोई भी चीज जलेगा तो कब जलेगा, क्या उसके लिए आवश्यक शर्त है, तो दहनशील पदार्थ चाहिए। दहनशील मतलब अब ईंटा दहनशील थोड़ी पदार्थ है। देखिए दहनशील का मतलब होता है कि जो जलता है, जो जलता है।
दहनशील का पोषक पदार्थ, मतलब कि जो दहनशील कोई जलेगा तो उसको जलाएगा, तो कौन जलाता है? ऑक्सीजन जलाता है ना। उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति भी चाहिए, मतलब कि हर पदार्थ का अपना अपना ज्वलन ताप होता है। जैसे हम कह दें कि एक लकड़ी का गुटका हो गया और एक कागज हो गया, तो किसका ज्वलन ताप कम होगा? तो कागज का कम होगा। लकड़ी के गुटका का ज़्यादा, कागज में जल्दी आग लग जाएगा। लकड़ी के गुटका में आग लगाने के लिए किरोसिन तेल डालना पड़ेगा, का है? तो किरोसिन तेल का ज्वलन ताप कम है, समझ रहे ना। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये सब जानते हैं। ये जो है ये 8 क्लास के साइंस है। अब इसी चीज़ को क्या करते, 8 के एससीईआरटी बुक लेके थंबनेल में लगा देते और तब आपको बताते थे, कहते अरे रे तो ये तो खूब गर्दा हो जाएगी, ये परीक्षा में आएगा। इसी सब को समग्र रूप से लेकर रखे हैं तो लोग भाग जाता है, देखबे नहीं करता है। गजब बात है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति यथातुकित सभी, ये सभी चाहिए तबे कोई मतलब कोई चीज जल सकता है, नहीं तो नहीं। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? जो श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो ये जानते हैं क्या है? ये मंद दहन है। ये मंद मतलब धीरे धीरे। निम्नलिखित में कौन ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ईंधन है लेकिन वह तत्व नहीं है? तो हीलियम जो है यह आपका क्या है कि यह तत्व नहीं है। हीलियम तत्व नहीं है। यूरेनियम है, थोरियम है। एक मिनट ठीक है। तो हीलियम जो है ये आपका क्या है? तत्व नहीं है, ठीक है ना। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब रेडियो एक्टिविटी क्या है? तत्व है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? कौन व्यक्ति थे जो तत्वों को सबसे पहले क्या किए थे कि मतलब बांटने का कोशिश किए थे? तो जानते हैं वो डोबरेनर थे। क्या थे? डोबरेनर। ये जानते हैं क्या नियम दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन कौन किया था? डोबरेनर थे, ठीक ना। अष्टक नियम के पालन का, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूलैंड से। मतलब कि सजाए थे ना, तो जैसे सा रे गा मा पा ध नी सा है ना, तो उसी स्वर के, संगीत के स्वर के अनुसार क्या था कि इनका मतलब तत्वों को सजाए थे। 1 नंबर के तत्वों का जो गुण था वो 8 नंबर के तत्वों के गुण के क्या था? बराबर था। और डोबरेनर जो थे ये तिर्यक नियम में मतलब कि मतलब फर्स्ट वाला के और माने पहला के तीसरा के जोड़ के 2 से जब भाग दीजिएगा माने औसत निकलिएगा तब बीच वाला के बराबर आ जाएगा। ये कौन कहे थे? डोबरेनर कहे थे। तो सबसे पहले ये नियम डोबरेनर दिए थे, तब न्यूलैंड अष्टक नियम दिए। ओकरा बाद आए कौन? मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। कई मेंडलीव भी लिखता है, तब मेंडलीव बनाए। लेकिन आज के जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, ये आपका किनके नियम पर आधारित है? ये मोसले के नियम पर आधारित है। किनके नियम पर? मोसले के। और ये भी हम बता दे रहे हैं कि ये जो अपना नियम बनाए थे, आवर्त सारणी बनाए थे, वो परमाणु द्रव्यमान पर बनाए थे। तब परमाणु द्रव्यमान पर बनाए थे तो बहुत सारा उसमें विसंगतियां था, कमियां था। अब आए मोसले साहब कह करे तो वो का कि रुक जा भाई, तो परमाणु द्रव्यमान की जगह पर रुक जा, संख्या कर दे। तो जैसे परमाणु संख्या के आधार पर उसको सजाए तो गर्दा हो गया था। आज का पीरियोडिक टेबल जो है आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए इससे इतना क्वेश्चन बना के बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अभी आ गया डोबरेनर। तत्वों के वर्गीकरण से अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टक नियम के प्रतिपादन न्यूलैंड्स किए थे। ओके। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किनको कहा जाता है? अब बताइए जनक किनको कहा जाएगा आवर्त सारणी को? आइए देखते हैं आगे। तो ये दमित्री मेंडलीव इवानोविच मेंडलीव, दमित्री इवानोविच मेंडलीव को ही कहा जाता है, मतलब कि आवर्त सारणी के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन शुरुआत करने वाले तथ्य आपका डोबरेनर थे। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण नहीं है? तब परमाणु भार तो होता है, अणुभार भी होता है, परमाणु संख्या कोई तत्व का मौलिक गुण नहीं है, ठीक ना। परमाणु घनत्व भी होता है परमाणु का। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना हुआ है? तो जानते हैं 8 गो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है पृथ्वी का आपका 97.2% भाग। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम जानते हैं क्या होता है? सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है। कहती है नाइट्रियम, इसलिए तो इसका संकेत Na होता है ना, नहीं तो सोडियम है तो SO होना चाहिए था, SO से सोडियम। जैसे मान लीजिए कि कार्बन के C है, पोटेशियम के यहाँ तक कालियम लिख दिया है, हाइड्रोजन के H है, हीलियम के He है, तो उस तरह से होना चाहिए सोडियम के लिए SO। लेकिन ना, ये इसको लैटिन नाम से लेकर रखा गया क्योंकि लड़ जा रहा था। तो नाइट्रियम के लिए नाइट्रियम हो जाएगा, ठीक ना, Na। कैल्शियम किस तत्व का लैटिन नाम है? तो कालियम। कालियम जो है ना ये आपका पोटेशियम का है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है, ठीक ना। पोटेशियम का संकेत के, तो के क्या है? तो लैटिन नाम है कालियम। कालियम का अक्षर पहले का के है।
सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? तो सिल्वर का लैटिन नाम आपका आर्जेंटम है, आर्जेंटम। इसका संकेत क्या होता है? एजी होता है, एजी। सोना का कथी है? सो सोना क्या है? आउरम। आउरम के लिए क्या संकेत होता है? एयू होता है। सीसा का लैटिन नाम क्या है? तो सीसा का लैटिन नाम जो है पलम्बम है, पीबी। पलम्बम है, कथी है? सीसा का, एक मिनट, पलम्बम नहीं है, ठीक है, पलम्बम है किसका? सीसा का, ठीक ना। सीसा का पलम्बम है यानी पीबी है, ओके। और मरकरी का किसका है? मरकरी का हाइड्राजाइरम है। शब्द ये दिया है का था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सोना का लैटिन नाम देखिए यहाँ पे क्या है? औरम है, औरम यानी ओरम कह के लिखता है। अब मरकरी का क्या होता है? मरकरी यानी पारा का हाइड्राजाइरम होता है, ओके। और टीन का क्या होता है बताइएगा? तो टीन का क्या होता है? कैडमियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? कैडियम। तो कैडमियम का प्रतीक क्या है? तो सीडी से कैडियम को, कैडमियम को, सी से कैल्शियम को, सी से क्रोमियम को, के से पोटेशियम को। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है? तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि जानते हैं कैसे? फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होता है उसको गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। वो रबर वाला गैंग नहीं, ये गैंग। गैंग मतलब क्या होता है? आधात्री होता है। क्या होता है? गैंग कहिए, ये आधात्री मतलब कि कचरा पदार्थ जब खनिज को नीचे से निकाला जाता है ना, तो खनिज उसी को अयस्क कहा जाता है, जो कम खर्चा में निकलता है, तो अयस्क का नाम रख दिया गया। तो उसमें जो अशुद्धि रहता है, माटी वाटी का कण, बालू गिट्टी, ये सब जो भी रहता है, तो उसी को गैंग कहा जाता है। चांदी का अयस्क कौन है? मतलब चांदी किससे बनता है? तो जानते हैं, चांदी अर्जेंटाइट से बनता है। काथी से? अर्जेंटाइट से। इसमें है बॉक्साइट से काथी बनता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। क्यूपराइट से काथी बनता है? कॉपर बनता है। हेमाटाइट से क्या बनता है आपका? ये लोहा का अयस्क है, ठीक ना। लोहा का मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो लोहा हेमेटाइट से होता है, मुख्यतः मैग्नेटाइट से, लेकिन मुख्यतः हेमाटाइट से। अगर एल्युमिनियम का कहेगा मुख्यतः, एल्युमिनियम का तो बूझ लीजिए एल्युमिनियम माटी से भी बन जाएगा, लेकिन बहुत खर्चीला होगा, तो उसको बॉक्साइट से ही बनाया जाता है, ओके। हेमेटाइट लोहा का किस, हाँ, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो देखिए ये में लाइमोनाइट जो है ना, लोहा का अयस्क नहीं है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब लोहा का अयस्क है। सिडेराइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, हेमेटाइट भी है, लेकिन मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। लाइमोनाइट, लाइमोनाइट किसका अयस्क है जी? अच्छा मेरे को पता नहीं है, आपको पता होगा, बताइएगा तो नहीं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? देखिए चाकू से काटा जाएगा आपका सोडियम को। किसको? सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम को, धातु को रखा जाता है जानते हैं मिट्टी के तेल में। मिट्टी का तेल मतलब किरोसिन में। का है? तो इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह वायु के संपर्क में आकर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जल में भी नहीं रखा जाएगा, जल में भी रखा जाएगा तो जल में भी तो ऑक्सीजन है ना। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। पीला लैंप, इस लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का। उसमें क्या चीज का उपयोग रहता है? सोडियम का। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेक्स लवण का। Na2B4O7 into 10H2O, Na2B4O7 into 10H2O जो होता है ये बोरेक्स लवण का होता है, ओके। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तब बेकिंग सोडा का खाने का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाई मतलब खरीद करके खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट पूछेगा तो धोने का सोडा। ये कार्बोनेट खाली हो जाएगा तो धोने का सोडा, अब बाइक लग जाएगा तो खाने का सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या है? तो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो बेकिंग पाउडर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बात वही है, खाने का सोडा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? अब बताइए, देखिए रक्त कोशों में जो मनुष्य का रक्त किस मनुष्य को रक्त दिया, तो उस रक्त को क्या चीज में रखा जाएगा? ठीक ना। तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट में रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट में उसको सुरक्षित रखा जाता है खुनवा के।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या है, तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ओके, मॉ से मिल्क और मॉ से यहाँ मैग्नीशियम है। ओके, ये भी मैग्नीशियम है लेकिन कार्बोनेट है में हाइड्रोक्साइड है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, तो जानते हैं अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षा प्रदान कर लेता है एल्युमिनियम। आपको पता होगा, सुनते होंगे कि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। आपका भी अगर खिड़की दरवाजा होगा तो देख लीजिएगा उसमें जंग वंग लगता उगता नहीं है। का है तो उस पर एक परत अगाड़िए से बैठ जाता है, ठीक ना, ऑक्साइड की परत अगाड़ी से वो लेप बना करके अपना सुरक्षित रहता है, उसके बाद जंग वंग उसमें लगता उगता नहीं है, ठीक ना। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना क्योंकि बॉक्साइड एल्युमिनियम का है अयस्क, इसीलिए एल्यूमिना लगा हुआ है, इसी से आप पकड़ सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए हाथ बात टूटता है, गोरू टूटता है तो ऊपर जो लेपवा लगाया जाता है ना, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जिसको हिंदी मतलब कि शॉर्ट में कहा पीओपी। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जानते हैं क्या है, CaSO4 × 2H2O है। CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O एक छूटा है, 1/2 होता है, हाफ। CaSO4 × ½ H2O होता है, जबकि 2H2O लिख दिया है। ये CaSO4 × 2H2O जिप्सम का होता है। आगे ही है क्या हो, आगे ही है, ठीक ना, याद रखिएगा। CaSO4 × ½ H2O क्या चीज़ का होता है, पीओपी का। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। चुनने वाले का हाथ को टूटता है तो देखबे कि होंगे प्लास्टर करता है, तो ठीक ना। तो इसका सूत्र क्या, CaSO4 × ½ H2O। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। निम्नलिखित में संगमरमर का सूत्र कौन है, तो CaCO3 है संगमरमर। चेहरा तेरा है संगमरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, तो संगमरमर का CaCO3 है। ब्लीचिंग पाउडर, ये जो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है ये क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ओके, CaOCl OCl, CaOCl, ठीक ना, CaOCl2 कहिए या CaOCl कहिए या CaOCl2 कहिए। यह किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का है। विरंजक चूर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl होता है। ओके, जंग यानी रस्ट का रासायनिक संगठन क्या है, जंग तो लोहा, Fe2O3 × XH2O, Fe2O3 × XH2O हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चनवा। ये से लोग के समझ के जंग लगेगा तो कमजोर हो जाएगा, नहीं, जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है, और जंग झाड़ दीजिएगा तो लोहा का भार घट जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है, तो लोहा का शुद्धतम जो रूप है ना वो पिटवा लोहा है। कौन लोहा है, पिटवा लोहा जो है लोहा का क्या है, शुद्धतम रूप है। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो कॉपर। ये सब में माने कॉपर है सबसे अच्छा चालक, और नहीं तो ऐसे सुपर कंडक्टर जो है कौन है, सुपर कंडक्टर कौन है, चांदी है। ओके, नीला थोथा आ गया, नीला थोथा है तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। क्या चीज, नीला थोथा। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है, लूनर, तो सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है, लूनर कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। ओके, शुद्ध सोना होता है, जस्टे बताए थे 24 कैरेट का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ओके, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है, जानते हैं, टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट, एक पार्ट और कर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक पार्ट और कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। टोटल समझ लीजिए कि छठा से जो पढ़ने के लिए दिया है ना साइंस, छठा से नहीं 7वां से दिया है, ये 7वां से समझ लीजिए कि क्लास 12 तक लेके पूरा को कवर किया गया है इसमें। ओके, तो इसलिए मेरा पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर अच्छा से देख ले रहे हैं तो साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो दे जाते करें, गुड बाय।